नमस्कार दोस्तों, मैं दिशांत तरुडकर स्वागत करता हूं आपका राउस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक खास एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपसे बहुत सारी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। सो मैं और आप आज एनवायरनमेंट के टॉपिक बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लगाना। और ये रहा आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड विल्सन, वॉल्टर जी रोशन एंड अर्नेस्ट मेयर। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये जो चार्ल्स डार्विन है ये हमारे लिए फेमस है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए अगर हम बात करें इनकी, तो इनका नाम बहुत फेमस है टैक्सोनॉमी के लिए। दो ऑप्शन आप लोग के सामने हैं और अधिकतर कंफ्यूजन इसमें ही होता है, बिकॉज वॉल्टर जी ने पहली बार बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन किया हुआ है। इन्होंने ये टर्म को लेके आया है। इनने एक बुक लिखी थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और जिसको बाद में शॉर्ट फॉर्म होके ये कन्वर्ट हो गया बायोडाइवर्सिटी में। भले टर्म को कॉइन करने वाले कौन है? वॉल्टर जी, बट इसको जो पॉपुलराइज्ड किया है वो किसने किया है? हमारा एडवर्ड विल्सन ने। सो कभी भी पूछा जाए फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन है? एडवर्ड विल्सन। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा है? हमारा एडवर्ड विल्सन। टर्म किसने कॉइन किया है? वॉल्टर जी रोजन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन, जहां पे अभी हमने देखा कि जो हमारा सही आंसर है क्या है? हमारा विल्सन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के 3 स्तरों का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी है स्पीशीज डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, क्लाइमेट डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। एंड ऑप्शन नंबर डी है स्पीशीज डाइवर्सिटी, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड अबायोटिक डाइवर्सिटी। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसका सही आंसर देने की कोशिश कीजिए, और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा जेनेटिक, वो है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। चलिए कोशिश करते हैं, समझते हैं ये क्या चीज़ है। देखिए, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। जहां पे हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है जेनेटिक लेवल पे, मतलब विद इन द जीन्स, मतलब एक ही स्पीशी के अंदर अलग अलग जीन्स की वजह से अगर मुझे डाइवर्सिटी या फिर विभिन्नता देखने को मिल रही है, उसे बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे लिजार्ड है, बट अलग अलग प्रकार की लिजार्ड है, स्पीशी एक ही है लिजार्ड, पर यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग कैटेगरी देखने को मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ जीन्स। इसे कहा गया जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो होती है विद इन अ स्पीशी। एक ही स्पीशी के अंदर अलग अलग जीन्स होने की वजह से इसके अंदर विभिन्नता आ रही है। बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की। यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के आपको स्पीशी देखने को मिल रहे हैं, पर्टिकुलर इन एन एरिया। एक एरिया के अंदर आपको अलग अलग स्पीशीज जहां देखने को मिलेंगे उसे हम बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे कि ये एक एरिया है, यहां पे देखिए आपको डियर, फ्रॉग, फिश एक्सेट्रा। तो यहां पे जो विभिन्नता देखने को मिल रही है पर्टिकुलर एरिया में, उसे कहा गया हमारा स्पीशीज डाइवर्सिटी। देन फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देख लेते हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब जहां पे हमें विभिन्नता देखने को मिल रही है अलग अलग इकोसिस्टम की वजह से। फॉर एग्जांपल हम देखें, वेस्टर्न घाट्स में अलग प्रकार के स्पीशीज होंगे, हिमालय में अलग प्रकार के स्पीशीज होंगे। अगर हम बात करें डेजर्ट में अलग प्रकार के आपको स्पीशीज देखने को मिलेंगे। हम एक्वेटिक की बात करें तो वहां पे आपको अलग प्रकार के स्पीशीज देखने को मिलेंगे। सो बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम अगर कहीं मुझे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, उसे हम बोलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, तो विद इन अ स्पीशी जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक एरिया के अंदर अलग अलग प्रकार के स्पीशीज डाइवर्सिटी, अलग अलग इकोसिस्टम की वजह से डाइवर्सिटी, दैट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, तो सही हमारा ऑप्शन यही था, जेनेटिक, स्पीशीज और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया इज करेक्ट? भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि इंडिया हैज 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और नाम दिया है हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड सुंदरबन लैंड्स। हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबन। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन हैविंग हाई स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म अंडर थ्रेट। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां प्रजातियों की विविधता
और स्थानिकता अधिक होती है तथा जो खतरे में होते हैं। एंड सी दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर इन 1988। देखिए, अगर आपको ध्यान से पढ़े, अगर इसमें ऑप्शन में, और ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबाव, तो इसका जो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबाव, ऑल ऑफ द अबाव। ओके, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है हमारा ऑल ऑफ द अबाव। ये तो बिल्कुल सही कथन है। अगर हम बात करें नॉर्मन मायर्स की, इन्होंने ही इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को, कंसेप्ट को लेके आए हैं। कब लेके आए हैं? 1988 में, ये देख लेना। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की अगर हम बात करें तो ये वो एरिया होते हैं जहां पे अराउंड 1500 स्पीशीज एंडेमिक है, नेटिव है या फिर लोकल है। एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां पे मोर देन 1500 स्पीशीज लोकल है, नेटिव है या फिर एंडेमिक है, बट 70% से ज़्यादा इनका हैबिटेट, इनका नेचुरल वेजिटेशन लॉस हो चुका है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसे हमने इस रीजन को क्या बोला है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़े तो ये बोलता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज अ रीजन हैविंग हाई स्पीशीज, यस ऑब्वियसली, बिकॉज कितना 1500 स्पीशीज से ज्यादा सिर्फ वहां के नेटिव है, एंड एंडेमिज्म अंडर थ्रेट, खतरे में। क्यों? बिकॉज ग्रेटर देन 70% उसका हैबिटेट क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है। अब बात करते हैं भारत में, तो बिल्कुल सुंदरबन की जगह आपको सुंदरलैंड याद रखना है। अगर हम बात करें, हम देख लेते हैं आगे। ठीक, ये है आपका रीजन जो, अगर हम बात करें 4 रीजन कौन कौन से? ये हमारा हिमालय वाला रीजन, ये हमारा हिमालय वाला रीजन, देन फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये हिमालय वाला रीजन, दैट इज इंडो बर्मा रीजन, और ये है हमारा सुंदरलैंड। ये 4 एरिया है, हमें याद रखना है, जो भारत में है। एंड टोटल हम देखा जाए तो इसके 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 36 में से 4 हमारे भारत में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बाह्य संरक्षण का उदाहरण है? और ऑप्शन आप लोग के सामने है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, सी है इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड इसका जो सही आंसर है, पहले ये देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो एक्स सिटू और एन सिटू क्या होता है उसको एक बार जान लेते हैं। देखिए, कंजर्वेशन या फिर हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के कुछ तरीके हैं जो कि हमने 2 पार्ट में उसको डिवाइड करके रखा हुआ। एक होते हैं इन सिटू और एक होते हैं हमारे एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब क्या है? जहां पे आपके स्पीशी रह रहे हैं, हम वहीं पे जाके उनको बचाने की व्यवस्था करते हैं, उसे कहा जाता है इन सिटू। ठीक है, जहां पे उनका हैबिटेट है, जहां पे उनके रहने का स्थान है, अगर मैं वहीं पे कंजर्व कर रहा हूं, उसे कहा जाता है इन सिटू। जैसे उदाहरण के रूप में देखा जाए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। एक्स सिटू मतलब क्या होगा? जिस स्थान में वो रहते हैं, जो उनका हैबिटेट है, अगर मैं वहां से उनको लाके फिर कंजर्वेशन करता हूं, उसे कहा जाता है हमारा एक्स सिटू। मतलब इसके उदाहरण, जैसे आपने जू देखा होगा, जू में हम क्या करते हैं? हमारी स्पीशीज को लेके आते हैं। और क्या हो सकता है? सीड बैंक हो सकता है, और क्या हो सकता है? बॉटनिकल गार्डन हो सकता है। ये सब क्या है? हमारे एक्स सिटू है। मतलब जहाँ पे स्पीशी रहता है, जहाँ का वो नेटिव है, वहाँ से हम लेके आपको कहीं और उसको कंजर्व कर रहे हैं। ओके, अब हमारे ऑप्शन देखते हैं। देखिए, ये तो एक नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क कैसा है? हमारा इन सिटू में। अगर हम बात करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी कैसा है? हमारा इन सिटू में। अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कैसा है? हमारा इन सिटू में। मतलब जहाँ पे हमारा स्पीशी हैबिटेट जहाँ पे रह रहा है, नेटिव है, उन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सिटू। एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला कोलकाता वाला, जिसमें किसकी बात की है? बॉटनिकल गार्डन की। और बॉटनिकल गार्डन क्या होता है? जहाँ पे हम अलग स्पीशीज को, जहाँ पे वो रहता है, वहाँ से हम गार्डन में लेके आते हैं, देन फिर उसको कंजर्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये कुछ इन सिटू के और एक्स सिटू के कुछ आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रुव्स।
जियोलॉजिकल, बॉटनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, क्रियो प्रिजर्वेशन एंड एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स अलाउ सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र खेती, मत्स्य पालन एंड वानिकी जैसे सतत मानव गतिविधियों की अनुमति देता है? और ऑप्शन आपके सामने यह है, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, कंजर्वेशन जोन, मुख्य क्षेत्र, परिरक्षण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र। एंड देखिए इसका जो सही आंसर होगा ट्रांजिशन जोन। पर उससे पहले मुझे ये समझना होगा कि एक्चुअली ये जोन क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, ये एक मैब का प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 1971 में लेके आए थे, जहाँ पे मुझे अपने स्पीशीज को कंजर्व करना है, उस एरिया को हम 3 जोन में डिवाइड करते थे। एक था कोर, एक था आपका बफर और एक था आपका ट्रांजिशन। कोर जोन वो जोन है जहाँ पे बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत ही कम रहेगी तो अगर सर्विलेंस वगैरह की बात रही तो रही, अदरवाइज ह्यूमन एक्टिविटीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं रहती आपके कोर जोन में। कौन से जोन में? आपके कोर जोन में। बात आती है फिर बफर जोन की। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती है, जैसे R&D की हम बात कर ले, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इको टूरिज्म की बात करें, ये सब थोड़ा बहुत यहाँ पे अलाउड होता है। पर अगर हम बात करें ट्रांजिशन जोन की, यहाँ पे बहुत कुछ एक्टिविटीज आपकी अलाउड होती है। कुछ लोग यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, ठीक, यहाँ पे फॉरेस्ट्री हो सकती है, फिशरीज हो सकती है, ठीक, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कुछ हो सकती है, इरिगेशन एक्टिविटीज हो सकती है। तो मतलब अधिकतर जहाँ पे हम देखा जाए, अगर हम बात करते हैं हमारी ट्रांजिशन जोन की, तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन किसमें है? कोर जोन में, उससे कम बफर जोन में, और सबसे कम रिस्ट्रिक्शन किसमें? आपके ट्रांजिशन जोन में। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन अपन आगे देख लेते हैं। ठीक, जैसे अभी हमने बात की कोर जोन, बफर जोन एंड देन फिर ट्रांजिशन जोन। तो सबसे कम रिस्ट्रिक्शन किसमें है? कोर में। सबसे कम रिस्ट्रिक्शन ट्रांजिशन में, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन किसमें? आपके कोर में। ओके, ठीक। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व अलाउ सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक फार्मिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। और इसका जो सही आंसर है, जैसे अभी हमने बात की कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिविटीज अलाउड है आपकी, वो है आपकी ट्रांजिशन जोन में। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, which of the following biosphere reserves area with their representative respective states choose the correct code। ये कुछ आपके सामने बायोस्फीयर रिजर्व एरिया लिखे हुए हैं और यहाँ पे उसका स्टेट लिखा हुआ है सामने। आपको इसमें मैच द पेयर करना है। उसको समझने के लिए या फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर हम एक थोड़ी सी और बात करें तो देखिए, ये कुछ लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व की, एंड हमारे भारत में इसको 1986 में लाया गया है। और अगर हम बात करें मैप का जो प्रोग्राम हो तो पहले ही आ चुका था हमारे इंडिया से पहले ही, और ये इंडिया की लिस्ट है। और जब ये मैप के प्रोग्राम में हमारे यूनेस्को में आया, ये उसके ईयर उसकी लिस्ट है। तो टोटल कितने हैं ये भी याद रखना है आपको, टोटल 18 है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक 18 में से 12 आपके यूनेस्को के मैप के प्रोग्राम में थे, बट 2025 में एक नया ऐड होता है, अगर आप यहाँ देख पा रहे होगे, और अब कितने हो गए आपके? 13। वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो भी हमारे इंपॉर्टेंट है। तो कोल्ड डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है हमारा 2025 में भी लेटेस्ट हमारे यूनेस्को में ऐड हुआ है। ओके, और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने की बात है कि अगर हम एमपी की बात करें तो आप देखिए पन्ना है अवेलेबल यहाँ पे, एक ये अब अचानक अमरकंटक आपके अवेलेबल है यहाँ पे, और एक पचमढ़ी अवेलेबल है ना। ये भी आपको एमपी के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर आप वहाँ पे करेक्ट आंसर देखे जाएंगे हमारा, तो उसका सही आंसर जो हमारा था वो है हमारा ए है। ठीक है, हमारा आंसर ए है। ठीक, जिसमें क्या बोलता है वो हमारा नॉकरेक किससे रिलेटेड है? हमारा बी से, दैट इज मेघालय। ठीक, 2 किससे रिलेटेड है? हमारा डी से, दैट इज आसाम। मानस कहाँ पे? हमारा आसाम में। देन 3 कहाँ से रिलेटेड है? हमारा ए, दैट इज उड़ीसा। और हम बात करते हैं हमारा 4th, दैट इज शेषाचलम, वो है हमारा सी से, दैट इज हमारा आंध्र प्रदेश से।
ठीक है, तो ये जो आपकी टेबल है ये बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना है कि पहले 18 में से 12 हुआ करते थे यूनेस्को की लिस्ट में, पर अब 18 में से 13 हो गए। लेटेस्ट अभी जो हुआ है हमारा कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश का, इसमें हमें ऐड किया गया हुआ है। ठीक, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द इंडियाज 58 टाइगर रिजर्व इन मार्च 2025। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसका जो सही आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो इसका सही आंसर है माधव। जो इसका सही आंसर है वो है हमारा माधव टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, ये हमारे 58 नंबर का है। अगर आप पहला राता पानी देख पा रहे हैं तो 57 का है। ठीक, एंड जो गुरु घासीदास है ये आपका 56 नंबर का हमारा टाइगर रिजर्व्स है। टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में आया था। ठीक, ये किसके अंदर आया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 में। एंड इसको जो देख रेख है जो करता है वो हमारा करता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 2005 में आया हुआ था और 2006 में इसको स्टेचुटरी बॉडी का मान्यता मिली है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम टाइगर को सुरक्षा फिर कंजर्व करने की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अभी हमने देखा था व्हेन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च इन इंडिया, क्या है इसका सही आंसर? और इसका सही आंसर जो है वो है हमारा 1973। अभी हमने उसके बारे में बात की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो अपन एक्सप्रेशन ऑलरेडी देख चुके हैं कि कब आया है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में आया है। किसके अंदर है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के अंदर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। आपको बताना है कि सबसे हाईएस्ट, जैसे हमारा मध्य प्रदेश में टाइगर है तो मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ टाइगर्स कितने अवेलेबल है। ओके, चलिए, व्हेन वाज द IUCN रेड लिस्ट फर्स्ट पब्लिश? क्या होती है IUCN रेड लिस्ट, ये जानेंगे और इसका आंसर क्या होगा ये बताइए आप। देखिए अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको बता रहा हूँ 1948 और 64 में कंफ्यूज नहीं होना है। 72 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972, तो मे भी कंफ्यूज कर सकता है। पर देखिए समझिए इस चीज़ को, अगर हम बात करते हैं रेड लिस्ट की, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि रेड लिस्ट निकालता कौन है। रेड लिस्ट कौन इंट्रोड्यूस करता है? हमारा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर हम बात करते हैं IUCN बना कब है, वो बना है आपका 1948, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में, है ना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि रेड लिस्ट है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है? IUCN करता है। अच्छा, रेड लिस्ट क्या है? IUCN एक लिस्ट बना के देता है आपको, वो बताता है कि कौन सा स्पीशी कितना डेंजर में है, कितना खतरे में है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये है वो लिस्ट, ये टोटल नंबर ऑफ जो डिवीजन है ये टोटल 9 है, और उन्हें कैटेगराइज किया है, फॉर एग्जांपल एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये सारी लिस्ट हम देखते हैं एक बार एक एक नाम करके, और इसका मतलब क्या है। अगर मान के चलिए एक्सटिंक्ट के अंदर कोई है हमारा, दैट मीन्स कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो जा चुका है, कहीं भी उसका अस्तित्व हम बात करें वो कहीं पे भी नहीं है। नो इंडिविजुअल रिमेन्स अलाइव। अगर हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, दैट मीन्स कि ये नेचुरल हैबिटेट में तो नहीं रहता है, बट उसको अभी भी हमने प्रिजर्व करके रखा है। कहाँ पे? हमने जू में, बॉटनिकल गार्डन में, एक्सेट्रा जगह। उसको हम बोला एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। वाइल्ड में भले एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ है, बट अभी भी हमारे कैप्टिविटी में वो अभी भी अवेलेबल है, जैसे जू में, बॉटनिकल गार्डन में, एक्सेट्रा। देन है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये वो स्पीशी को हम इस कैटेगरी में रखते हैं जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन आप देखेंगे तो 90% से कम हो चुकी है पिछले 10 साल में। देन आता है एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड वो है जहां पे आप देखोगे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी है 70% से कम। देन वनरेबल की हम बात करें, इसकी पॉपुलेशन में गिरावट कितनी आई है? 50% से ज्यादा। फिर हम बात करते हैं नियर थ्रेटन। ये वो स्पीशी होते हैं दैट इज क्लोज टू बीइंग एट रिस्क बट नॉट येट थ्रेटन। रिस्क के पास है बट अभी तक बहुत ज्यादा खतरा उसके अंदर नहीं है, उसको हमने बोला नियर थ्रेटन। लिस्ट कंसर्न मतलब इन स्पीशीज की हमें ज्यादा चिंता नहीं है। फिर डेटा डेफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास
डेटा सफिशिएंट नहीं है, दैट इज इनसफिशिएंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है ताकि हम उनकी गिनती कर पाए। देन बात आता है नॉन इवेल्युएटेड, दैट इज स्पीशीज नॉट येट असेस्ड बाय IUCN। चलिए हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहा था। ओके, सबसे पहले तो ये है IUCN रेड लिस्ट फर्स्ट कब पब्लिश होता है 1964, आपको ये याद रखना है 1964। ओके 1964 आपको ये याद रखना है। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का आखिरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगराइज इंडिकेट्स दैट अ स्पीशीज इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी इंगित करती है कि कोई प्रजाति विलुप्त होने के सबसे अधिक खतरे में है? एंड ऑप्शन आपके सामने है एंडेंजर्ड, वनरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नियर थ्रेटन्ड। चलिए मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, आप चाहे तो ये चार्ट को एक बार देख सकते हैं और इसके बेसिस पे आप आंसर देख सकते हैं। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वनरेबल, नियर थ्रेटन्ड। ठीक है, अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ठीक, इन सब में अभी हमने देखा नियर थ्रेटन मतलब जो भी रिस्क है इसका पर बहुत ज़्यादा खतरे में नहीं है। ठीक, देन हम बात करते हैं एंडेंजर्ड की। अब देखिए हमारी लिस्ट में कहाँ है एंडेंजर्ड, देखिए एंडेंजर्ड यहाँ पे, वनरेबल यहाँ पे, नियर थ्रेटन यहाँ पे, पर आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखिए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ है जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकी है 19% से ज़्यादा पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो। एंड हमारा क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है, देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चंस में तो कौन से हैं, एंडेंजर्ड है, वनरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और नियर थ्रेटेंड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। ओके, इसी तरह के हम आगे और भी क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।